आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम सामान्य विज्ञान की क्लास में विद्युत एवं चुंबक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने चुंबक के बारे में इससे पहले 2-3 क्लासों में पढ़ा। आज हम चुंबक के से संबंधित कुछ और टॉपिक जैसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाले उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम पहले पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। विद्युत चुम्बकीय प्रभाव क्या होता है थोड़ा समझना। यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या वह चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं? इसी प्रभाव को हम विद्युत चुम्बकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या विद्युत चुम्बकीय प्रभाव एक ही चीज है कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव या विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, इसमें कौन कौन से उपकरण कार्य करता है? एक तो आपके विद्युत क्रैन, विद्युत घंटी, ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। मतलब इनमें एक कुंडली होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और वह कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, और जैसे ही हम विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं उस कुंडली के चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं। ऐसा किस किस में होता है? विद्युत क्रैन और आपके विद्युत घंटी में। अब थोड़ा समझना, हमें एक शब्द हम सुनते हैं कि विद्युत चुंबक क्या होता है। अगर हमें विद्युत चुंबक बनाना तो क्या करते हैं? विद्युत चुंबक बनाने के लिए एक लोहे की कील के ऊपर तांबे के तार को लपेट दिया जाता है। लोहे की कील के ऊपर तांबे के तारों को लपेटा जाता है और जब हम उस तार में विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं तो वह कील चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। तब उस कील को हम विद्युत चुंबक कहेंगे। तो विद्युत घंटी और विद्युत क्रैन में आपकी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसमें एक कुंडली होती है जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, और जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह बंद करते हैं वह कुंडली, उसके जो चुंबकीय गुण है वो खत्म हो जाते हैं। इस बात को थोड़ा समझना। तो ये बात समझ में आ गई क्या कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? कि यदि हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या वह आपकी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। इसको हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर दो उपकरण काम करते हैं, एक तो विद्युत क्रैन और विद्युत घंटी। इस बात को समझना। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में किसने बताया? ओरस्टेड में एक वैज्ञानिक है, ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाया था। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा समझना कि हमने इसके अंदर आपके विद्युत धारा का प्रवाह किया तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, हमें उन नियमों को पढ़ना है। अब हम क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय दिशा ज्ञात करने के नियम। पहला है फ्लेमिंग के, पहला नियम है फ्लेमिंग के
दक्षिणावर्त, या दाएं हाथ का नियम लिख दो, दाएं हाथ का नियम। इस नियम को समझना कि ये जैसे कोई चालक तार है जिसमें हम विद्युत धारा I प्रवाहित कर रहे हैं। हमें इस चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी। तो हम क्या करेंगे, इस चालक तार को अपना जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा है, अंगूठा धारा की दिशा में रहे, ऐसे अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तब मुड़ी हुई अंगुलियां आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। जैसे ऐसे समझ लो ये चालक तार है, इसमें ऐसे धारा चल रही है, तो हमें इस धारावी चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तब मुड़ी हुई अंगुलियां आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये नियम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ का नियम है वो क्या कहता है, यदि किसी धारावी चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो मुड़ी अंगुलियां आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे। ये बात समझ आना। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे, ऐसे। ये बात समझ में आ गई क्या, कि यदि किसी धारावी चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तब मुड़ी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इस नियम को आपको समझना है। तो ये नियम समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा समझना, अगर आपको किसी धारावी चालक तार में विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने, तो आप इस नियम द्वारा पता कर लोगे। अगर आपको पूछे कि कोई कुंडली है, वर्ताकार कुंडली, इसमें धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है, इसमें धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है, तब आपको बताना है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी। बात समझ में आ रही है। ये तो हम चालक तार ले रहे थे, इसमें हमने पढ़ा कि चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। लेकिन यदि आपको किसी वर्ताकार कुंडली में धारा की दिशा दे दी जाए, तब उसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने को बोले, तो आप क्या करना, इसका तुरंत उल्टा। ऐसे धारा चल रही है, तो आपको अपनी मुड़ी अंगुलियां धारा की दिशा में रखनी है, तो अंगूठा आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। इस बात को थोड़ा समझना। धारा ऐसे चल रही है, तो हम क्या करें, इस स्थिति में यदि मुड़ी अंगुलियां अगर विद्युत धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे होगा कि नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। इसका तुरंत उल्टा। इसको मैं बोल रहा हूं कि हमें उस वर्ताकार कुंडली को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ना है कि मुड़ी अंगुलियां धारा की दिशा में रहे, तब अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो ये हमने एक नियम पढ़ा। इस नियम के द्वारा हम किसी चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता कर सकते हैं। यदि हमें धारावी चालक तार दे, हम कहते हैं कि यदि उसे अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में और मुड़ी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, और अगर हमें वर्ताकार कुंडली दे, तो इसका तुरंत उल्टा, कि उसको हमें इस प्रकार पकड़ना है कि अंगुलियां आपके धारा की दिशा में, तो अंगूठा आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। एक और नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का, दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या कहता है कि एक हमें पेच लेना है, पेच स्क्रू, और जैसे ऐसे समझ लो कि ये कोई चालक तार, इसमें धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है और ये पेच है। यदि हम पेच को इस प्रकार घुमाए कि इसकी जो नोक है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, धारा की दिशा में आगे बढ़े, तब पेच को घुमाने की दिशा आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। बात समझ में आ रही है क्या, कि ये जैसे चालक तार है, इसमें धारा ऐसे चल रही है, तो हमें जो पेच है, पेच कैसा घूमना चाहिए, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो यदि हम पेच को
दक्षिणावर्त इस प्रकार घुमाए वर्ताकार पथ पे, और यदि इसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो उसके घुमाने की दिशा आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। जैसे ये आपकी कोई चालक तार है और यहाँ पर एक आप पेच ले रहे स्क्रू, और उस पेच को आप ऐसे घुमा रहे, ऐसे, तो ये पेच की जो नोक है वो आपके धारा की दिशा में आगे बढ़ रही है, तब इसके जो घुमाने की दिशा है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो ये बात किस किस के समझ में आ गई? दक्षिणावर्त पेच का नियम, जिसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता कर सकते हैं। क्या नियम है? एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, बात को थोड़ा समझना, कि यदि हम किसी दक्षिणावर्त पेच को वर्ताकार पथ पर इस प्रकार घुमाएं कि उसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तब उसके घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये हमने दो नियम पढ़े जो आपके किसी चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। एक बार इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे आपके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाले उपकरण, ट्रांसफार्मर और जनरेटर, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता। तो हमें इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना है। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, इसको समझना कि यदि किसी चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति करवाई जाए, यदि किसी चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति करवाई जाए, सापेक्ष गति का मतलब है कि एक बार कुंडली को स्थिर रखे और चुंबक को कुंडली की ओर ले जाए, या दूसरी बार हम चुंबक को स्थिर रखे और कुंडली को चुंबक की ओर लेकर आए। इस गति को हम सापेक्ष गति कहते हैं। अर्थात एक वस्तु को स्थिर रखकर दूसरी वस्तु को उसकी ओर ले जाना, या दूसरी वस्तु को स्थिर रखकर पहली वस्तु को इसकी ओर लाना, इसको हम क्या कहते हैं? सापेक्ष गति कहते हैं। तो हम क्या करा रहे हैं? इस चुंबक और कुंडली से, इस चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति करवा रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब थोड़ा समझना, हमने प्रारंभ की क्लासों में पढ़ा कि कोई भी चुंबक है उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जो जहां तक इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इस चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है, जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखाएं कहते हैं। ये हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव N से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव S में प्रवेश करती हैं, जबकि चुंबक के अंदर इनकी दिशा S से N की ओर होती है। यह हमने पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ रख दिया जाए तो उस पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा। अब थोड़ा समझना, अब जो मेन चीज आएगी कि जैसे ये हमारी कुंडली है और ये चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है।
और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए इसके चारों ओर हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची है जो चुंबक के एन से निकलेगी और एस में प्रवेश करेगी। अब थोड़ा समझना, ये जब दूर है तो जो कुंडली है, कुंडली का जो काट क्षेत्रफल, ये वाला काट क्षेत्रफल, इसमें से ऐसे मान लो कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरी, ऐसे दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरी है इसके काट क्षेत्रफल में से ऐसे। लेकिन जब हम इस चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, इसमें से 6 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरी, ऐसा समझो। पहले 2 गुजरती थी, अब 6 गुजरी, वापस दूर ले गए 2 गुजरी, वापस पास 6, 2, 6। इसका मतलब लगातार कुंडली के पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। जब हम चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति करवा रहे हैं तो कुंडली के काट क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है और काट में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम उस कुंडली के क्षेत्रफल से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो अर्थात हम कहेंगे कि कुंडली के काट क्षेत्रफल से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। और यहां पर एक वैज्ञानिक आता है फैराडे बताता है कि जब किसी कुंडली के काट क्षेत्रफल से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब उस कुंडली में प्रेरित धारा बहती है। इसमें क्या बहेगी भाई? धारा बहेगी। और इस धारा का हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि हमने कुंडली के नीचे एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और जैसे इस गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेप बताएगी, हिलेगी डुलेगी, हमें पता चल जाएगा कि इस कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो गया है। अर्थात हमने एक चुंबक की सहायता से एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर ली। इसी को हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बिल्कुल आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उल्टा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रयोग करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात उसमें हमने विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया और इसमें चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा प्राप्त करें, बिल्कुल उल्टा। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको एक बार मैं वापस बता रहा हूं, जो इसकी लैंग्वेज है वो समझ लेना। क्या लैंग्वेज है? कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति करवाई जाती है तो कुंडली के काट क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है। अर्थात कुंडली के काट क्षेत्रफल के चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता है। और फैराडे ने बताया कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है उसमें प्रेरित धारा बहती है। ये बात आपको समझ में आ गई और इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। अब थोड़ा समझना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है? चुंबक के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होना। अन्योन्य प्रेरण कुंडली के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होना, वो होगा अन्योन्य प्रेरण। यदि किसी चुंबक के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम बोलेंगे स्वप्रेरण। और यदि किसी में कुंडली के कारण कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उसे हम बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण। यह बात आपको समझ में आ गई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के मापन के लिए गुणांक आता है प्रेरण गुणांक, जिसे हम बोलते हैं प्रेरकत्व, और इसका ऐसे ही मात्रक होता है हेनरी। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रेरकत्व का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? हेनरी। या ऐसा भी पूछा जा सकता है हेनरी है क्या है? आपके प्रेरक गुणांक प्रेरकत्व का मात्रक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को मापने के लिए एक गुणांक आता है जिसे हम बोलते हैं प्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व, और प्रेरकत्व का मापन किस में करता है? हेनरी में। ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा समझना, अब हम सब सीखेंगे कि ऐसे कौन से उपकरण हैं जो आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
ऐसे कौन से उपकरण हैं जो आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? 3 उपकरण हैं। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मर, दूसरा विद्युत जनित्र, तीसरा कृत्रिम पेसर, कृत्रिम पेस मेकर करो, कृत्रिम पेस मेकर, कृत्रिम पेस मेकर। तो 3 ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मर, दूसरा विद्युत जनित्र और तीसरा कृत्रिम पेस मेकर। अब हम इसको थोड़ा अलग अलग पढ़ते हैं कि कृत्रिम पेस, पहला ट्रांसफॉर्मर क्या था, थोड़ा समझना ट्रांसफॉर्मर के बारे में, सीधा सीधा से बता रहे हैं। पहली बात तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मर केवल और केवल आपके प्रत्यावर्ती धारा एसी धारा के लिए काम करता है। और ये चीज़ एग्जाम में बारंबार पूछी गई है कि ट्रांसफॉर्मर किस धारा के लिए काम करता है या किस धारा के लिए उपयोगी है। तो आपके प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोगी है, केवल और केवल। इसका काम क्या है ट्रांसफॉर्मर का? इस ट्रांसफॉर्मर का काम है कि जो पीछे से वोल्टेज आ रहा है, वोल्टता, या तो उसको कम करे या अधिक करे। और वो वोल्टता कौन सी होगी? आपकी एसी वोल्टता, क्योंकि पीछे से एसी धाराएं आ रही, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर केवल और केवल एसी धारा है। तो इसका काम है एसी वोल्टता को कम या ज़्यादा करना, एसी वोल्टता को कम या ज़्यादा करना। एसी वोल्टता को कम या ज़्यादा करना किसका काम है भाई? ट्रांसफॉर्मर का काम है। जो पीछे से वोल्टेज आ रहा है, या तो उसको अधिक करना या उसको कम करना। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं इसका काम है एसी वोल्टता को परिवर्तित करना। तो 2 अच्छे क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर किस धारा के लिए उपयोगी है? एसी, प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोगी। दूसरा, ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो आपके प्रत्यावर्ती एसी वोल्टता को कम या ज़्यादा करता है, अर्थात उसको परिवर्तित करता है। अब थोड़ा समझना, हमें ये तो पता है कि ट्रांसफॉर्मर आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में और अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए थोड़ा समझते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? एक कच्चे लोहे की पटलित रॉड होती है, जिस पर तांबे के तारों को लपेटा जाता है। तो यहां पर 2 कुंडलियां बनेगी, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली, ऐसा। तो इसमें क्या होगा? इस कुंडली के कारण इस कुंडली में धारा उत्पन्न होगी। और हमने कहा कि जब एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहती तो उस प्रेरण को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। इस कारण हम कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर तो कार्य करता है, लेकिन अगर हम और आगे बढ़े तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हुए ट्रांसफॉर्मर से, और तीनों एग्जाम में, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, उसमें बारंबार पूछे गए हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब चलिए विद्युत जनित्र क्या होता है, जिसे हम विद्युत जनरेटर भी कहते हैं या डायनेमो भी कहते हैं। जब शादी समारोह होते हैं, जो बड़े बड़े गार्डनों में होते हैं, वहाँ पर ये विद्युत जनरेटर लगा होता है, जिसमें हम कुछ ईंधन डीजल डालते हैं और हमें विद्युत धारा मिलती है। इसका मतलब हमें करंट मिल रहा है, इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि वो विद्युत ऊर्जा देगा। लेकिन बड़ा सवाल कि वो कौन सी ऊर्जा उपयोग में ले रहा है, तो थोड़ा समझना। उसकी संरचना में एक कुंडली होती है आर्मेचर। हमारा मेन काम है इस आर्मेचर को घुमाना। हमने आर्मेचर को घुमा दिया
तो हम विद्युत धारा प्राप्त कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार तो हैंडल द्वारा हम खुद ही घुमाते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, और आगे का काम कौन करेगा, उसको घुमाने का आपके जो हमने उसके अंदर ईंधन डाला डीजल, एक बार हम घुमाएंगे और उसके बाद जो हमने ईंधन डाला है डीजल वो उस कुंडली को बारंबार घुमाएगा। और हम सबको पता है कि भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब उसे विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए उस कुंडली को 1 सेकेंड में 50 बार घुमाना है। अब 50 बार तो हम तो घुमा नहीं सकते, तो फिर हम क्या डालेंगे, डीजल डालेंगे, और डीजल उस कुंडली को 1 सेकेंड में 50 बार घुमाएगा। और घुमाने से हमें क्या मिलेगा, विद्युत धारा, हमें क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा। लेकिन हमने कौन सी ऊर्जा उपयोग में ली, कुंडली को घुमाया, यांत्रिक ऊर्जा। हमने कौन सी ऊर्जा उपयोग में ली, यांत्रिक ऊर्जा उपयोग में ली। और हमें कौन सी मिली भाई, हमें करंट मिल गया, मतलब विद्युत ऊर्जा मिली। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या समझ में आ जाना चाहिए कि विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब सर ये तो पता चल गया इसका ये क्या, लेकिन अगर हम इसका उल्टा पढ़े कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जस्ट इसका उल्टा, तो विद्युत मोटर। हम सबको पता है कि विद्युत मोटर में हम बिजली देते हैं और वो पानी को ऊपर फेंकती है। हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं और पानी को ऊपर फेंक रहे, मतलब यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत मोटर, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा विद्युत जनित्र। इस बात को थोड़ा समझना। हाँ, अब हम सबको पता कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो इसमें आपके चालक तार के कारण, मतलब उसमें जो चालक तार उसमें धारा बहेगी, मतलब चुंबक के कारण कुंडली में धारा उत्पन्न होगी। कुंडली के कारण कुंडली में नहीं, कुंडली के कारण कुंडली में किसमें होता है, ट्रांसफार्मर में। इसमें चुंबक के कारण कुंडली में धारा उत्पन्न होगी, इसका नहीं स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। अब तीसरा है कृत्रिम पेसमेकर। ये क्या होता है कृत्रिम पेसमेकर? जैसे कभी कभार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर भी उसके जीवित होने की एक आस है, कृत्रिम पेसमेकर। हम उसे जीवित कर सकते हैं। कैसे? मरने के बाद 2 ऐसे कृत्रिम पेस है जो उसके फेफड़ों पर जोर से दबाए जाते हैं, और ये कृत्रिम पेसमेकर क्या करता है, हृदय की धड़कन को आवेश भेजता है, और उस आवेश के भेजने के कारण हो सकता है उस व्यक्ति की जो हृदय की धड़कन बंद हो गई वो पुनः शुरू हो जाए और व्यक्ति जीवित हो जाए। तो वही है कृत्रिम पेसमेकर, जो आप फिल्मों में देखते हो कि व्यक्ति जो हीरो है वो खत्म होने वाला है और डॉक्टर उसके फेफड़ों पर 2 जोर से ऐसे प्रेस जैसे होता है उसको दबाता है, जिससे वो व्यक्ति जीवित हो जाता है। वही है कृत्रिम पेसमेकर। तो हम अगर इसको बोले तो क्या बोलेंगे कि कृत्रिम पेसमेकर एक ऐसी युक्ति है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए विद्युत आवेश भेजती है। ये विद्युत आवेश भेजती है हृदय की धड़कन को, और हो सकता है वह आवेश ग्रहण करके हृदय की धड़कन पुनः शुरू हो जाए और व्यक्ति जीवित हो जाए। तो आज की क्लास में हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को पढ़ा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को मापने के लिए एक गुणांक आता है, प्रेरण गुणांक, जिसे हम बोलते हैं प्रेरकत्व। इसका ऐसे ही मात्रक हेनरी। फिर हमने पढ़ा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण 2 प्रकार का हो सकता है, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाले 3 उपकरण, ट्रांसफार्मर, विद्युत जनित्र और कृत्रिम पेसमेकर, इनके बारे में पढ़ा, अच्छी तरह पढ़ा। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो एक बार आप इसको नोट करें। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लासें अच्छी लग रही हो या अल्फा डिफेंस एकेडमी द्वारा आयोजित विभिन्न विषय की कक्षाएं, चाहे आपके राजस्थान जी के हो, मैथ हो या रीजनिंग, उनकी क्लासें अच्छी लग रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, ताकि हम एक नई ऊर्जा के साथ काम कर सकें। और साथ में
हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन पर शेयर करें ताकि इस चैनल का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थी तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।